Jain friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED HI पेपर 5 यूनिट 2.2 कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो जनरल एजुकेशन है उसका क्या स्थान रहा है और किस प्रकार से उसके लिए समय समय पर जो आयोग है वो निर्माण किए गए हैं। जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2.2 का जो पार्ट है कि किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद भारत के सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी और प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना इनका लक्ष्य था। इसके लिए यह आवश्यक था कि सभी लोगों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो कि व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ प्रगति के मार्ग पर भी ले जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो भारत था उसके सामने अनेकों प्रकार की चुनौतियाँ थी। चुनौतियाँ मतलब थी कि जो भी एरिया है जो नेशन को या फिर राष्ट्र को डेवलप करा सकते हैं, उन एरियाओं का विकास कराने के लिए एजुकेशन है वो ज़रूरी है और एजुकेटेड लोग बहुत ही कम थे, जिसके लिए वर्तमान के जो नेता लोग थे या फिर राजनीति थे या फिर जो दार्शनिक थे, उन्होंने प्लान किया कि किस प्रकार से जो इतिहास है उसको अच्छा बनाने के लिए या फिर आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने के लिए एजुकेशन को डेवलप कराया जाए और लोगों को आत्मनिर्भरता की तरफ ले आ जाए। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसके अंदर, अब इसमें आगे दिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल की भारतीय शिक्षा व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप थी और इसमें भारतीय मूल्यों व मान्यताओं को उतना महत्व नहीं दिया गया। अब यहाँ पर बताया कि जब ब्रिटिश लोगों का शासक था इंडिया में, तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम था वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला था, ना कि भारत की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या फिर मान्यताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे संस्कृति है, कल्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सिस्टम का निर्माण नहीं किया गया था। क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि अपना मोटिव था कि उनके जो पर्सनल पर्सपेक्टिव्स हैं वो पूरे हों, वो कंप्लीट हों, तो इसलिए उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया था। अब भारत को आगे बढ़ाने के लिए खुद का एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको डेवलप करना था, उसके लिए यहाँ पर जो जिक्र है वो किया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक और भारत की आवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए समय समय पर अनेक आयोगों का गठन किया गया, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। अब यहाँ पर बताया गया कि आज़ादी प्राप्ति के बाद जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसको व्यवहारिक और व्यावसायिक बनाने के लिए किस प्रकार से जो अनेकों प्रकार के जो आयोग हैं, जो कानून है या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि समितियां बनाई गई, उनका गठन किया गया और उन्होंने किस प्रकार से जो एजुकेशन व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए अपने मत रखे, अपने सुझाव प्रस्तुत किए। वे सब के सब थे कि भारत का जो विकास है वो हो सके वो और लोग आत्मनिर्भर बन सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये सब कार्य किए गए थे। ये मुख्य रूप से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको और भारत का ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए थे। आइए उनके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट जो आयोग आया था वो था राधा कृष्णन आयोग, जिसका टाइम था 1948 से स्टार्ट हुआ था इसको, क्योंकि जो भारत की आज़ादी है 1947 में हुई थी, तो उसके बाद ही यह आयोग डिज़ाइन किया गया था। आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए गठित किया गया यह पहला आयोग था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो इसके अध्यक्ष थे या फिर इसको बनाने वाले थे, उनका जो श्रेय जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे, जो उनके नाम से जाना जाता है। ये सब की सब जो सुविधाएं थी या फिर जो संरचनाएं थी या प्लानिंग की गई थी वो
इस आयोग को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इसका जो सेकंड जो नाम दिया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट के नाम से भी इसको जानते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इस आयोग का मुख्य केंद्र विश्वविद्यालय शिक्षा ही थी। हायर एजुकेशन में सुधार करने के लिए इस आयोग ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसे एक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 180 क्लासेस, क्योंकि जो 180 क्लासेस का रेशो दिया गया था उसमें क्या इंक्लूड नहीं था, उसमें था जो प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम का जो टाइम है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, इसको छोड़कर था ये। में प्रवेश व्यवस्था पारदर्शी और व्यवहारिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बताया गया कि जो इंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं उनकी पारदर्शिता या फिर उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ बिगैर किसी भ्रष्टाचार के आयोजित किया जाए और बच्चों का अच्छे से एडमिशन हो सके, इस चीज़ पर फोकस किया गया था। सेकंड जो दिया गया इसमें, कैंपस में ही अध्यापकों की रहने की व्यवस्था की गई, कि अब जो स्कूल का एरिया है जहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जाएँ और वहाँ पर ही जो टीचर्स हैं उनको रहने के लिए जो आवास है वो उपलब्ध करवाया जाए। ये बताया गया है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके लिए आवास की सुविधा को उपलब्ध कराना ही मेन आता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो आयोग था उसको बोलते हैं मोदालियर आयोग, जो आया था 1952 में और 1953 में इसका जो गठन है उसको माना जाता है। इसमें दिया गया, आइए जानते हैं। इसे सेकंड एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर थे। इसके अध्यक्ष ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर थे। इस आयोग का फोकस माध्यमिक शिक्षा पर था। इस आयोग के प्रमुख सुझाव इस प्रकार से हैं। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का दोबारा से जांच करने का सुझाव दिया। सेकंड दिया गया इसमें, माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन तैयार किया जाए। थर्ड दिया गया, भाषाओं का अध्ययन सुनिश्चित हो। फोर्थ दिया गया, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सुधार। 5 दिया गया, पाठ्यक्रम के विषय। 6 दिया गया इसके अंदर, चरित्र निर्माण की शिक्षा, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं। 7 दिया गया, परीक्षा व शैक्षिक। 8 दिया गया इसमें, अध्यापकों का परीक्षण व उन्नति। अब यहाँ पर जो सब ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत आते हैं। इसके जो फाउंडर थे वो ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर थे। जो इसका गठन किया गया था वो 1952 से 1953 में किया गया था, जिसको सेकंड एजुकेशन अमेंडमेंट के नाम से या फिर आयोग के नाम से जानते हैं। इसे मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा या फिर जो मिडिल क्लास की जो एजुकेशन थी उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर दिया गया थर्ड पॉइंट, कोठारी आयोग, जिसका गठन हुआ था 1964 में 1964 में। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। इसे अब तक के आयोगों में सबसे सफल आयोग माना जाता है। इस आयोग ने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए। 10th 12th और BA का कॉन्सेप्ट इसी आयोग ने दिया था। शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की बात भी इसी आयोग ने की थी। अब यहाँ पर जो बताया गया है इसमें बताया गया कि जो कोठारी आयोग आया था ये ऊपर वाले तीनों आयोगों में सबसे बेस्ट था, क्योंकि इसमें क्या किया था, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए बात की गई थी और इसमें अनेकों प्रकार के जो विषमताएं ऊपर वाले आयोग में थी उसको दूर करने का प्रस्ताव रखा गया था। अनुच्छेद धारा 45 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए, जिसमें से अनुच्छेद 45 मुख्य है। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसमें जो मुख्य इसके ऑर्गेनाइजर थे उनका नाम है सर जॉन सर्जेंट, जिन्होंने 1944 में
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की सबसे पहले सिफारिश की थी और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 का प्रावधान किया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 का प्रावधान किया गया है। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो अनुच्छेद 45 है इसको किस प्रकार से लागू किया गया था। इसकी सिफारिश की थी जो डॉक्टर थे सर जॉन सार्जेंट ने की थी, जिसमें मुख्य रूप से टॉपिक था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी या फिर बेस नॉलेज है उसके लिए एजुकेशन मुफ्त में प्रोवाइड की जाए। ये यहाँ पर मुख्य रूप से इसके ऊपर फोकस किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो आर्टिकल 45 है उसका गठन किया गया या फिर उसको इन्वॉल्व किया गया, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर NCTE 1973 में नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन, ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बनता है। इसको भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान ये एक डेफिनेशन के रूप में या फिर वन वर्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर इसको ट्रू फॉल्स में भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लें। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और अध्यापक परीक्षण कार्य में सुधार लाने के लिए 1973 में इसकी स्थापना की गई। किसी भी संस्था को सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी अध्यापक प्रशिक्षण कार्य को चलाने के लिए NCTE से मान्यता लेनी अनिवार्य है। अब यहाँ पर बताया है कि जो कोई भी शिक्षा संस्थान या फिर स्कूल का निर्माण किया जाता है उन सब को चलाने के लिए NCTE की जो मान्यता है वो होती है कि जो आपके D.Ed डिप्लोमा कोर्सेज जो चल रहे हैं, जो B.Ed चल रही हैं, उनकी जो मान्यता है उन कॉलेज की वो NCTE के अंतर्गत ही आती है, तभी वो आपको एजुकेशन या टीचर के लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं। ये यहाँ पर जो अमेंडमेंट या फिर जो आयोग बनाया गया था, ये जो टीचर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हुए या फिर उसमें सुधार करने के लिए बनाया गया था, ताकि अच्छे जो ट्रेन टीचर हैं उनकी रिक्रूटमेंट हो सके। अब 6 पॉइंट दिया गया इसके अंदर NCERT नेशनल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए प्लीज़। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब यहाँ पर बताया कि जो ये आयोग बनाया गया था इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो बुक्स आती हैं बच्चों की, आपने देखा होगा कि जो बुक्स आती हैं वो NCERT की होती हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए या फिर जो हमारी समाज है, सोसाइटी है, उसके अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उन सबको बेस एजुकेशन के रूप में बच्चों को अवेलेबल कराया जाता है पाठ्यक्रम के ज़रिए। आगे दिया गया इसके अंदर 7 SCERT, अब ये होता है जो स्टेट लेवल पर बनाया जाता है। जो कार्य केंद्र स्तर पर NCERT करती है वही कार्य जो SCERT करता है, यानी कि स्टेट बोर्ड में स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उसमें सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य होता है। अब यहाँ पर जो NCERT है, NCERT होता है नेशनल करिकुलम में काम करता है, और जो SCERT होता है ये स्टेट करिकुलम में काम करता है, यानी कि जो स्टेट काउंसिल एजुकेशन है जो उसके लिए काम करता है ये। 8 पॉइंट दिया गया इसमें NEP नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, इसका जो गठन किया गया था 1986 में किया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में दिया गया है कि भारत की शिक्षा के इतिहास में यह एक मील का पत्थर है। भारतीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए, जो कि इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर NEPT का जो रोल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिसको मील के पत्थर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं, जिसकी वजह से अनेकों एरियाज़ में अच्छे से डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, जिसका एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे हम। फर्स्ट दिया गया इसमें प्रत्येक ज़िले में एक नवोदय का प्रावधान है। एक नवोदय जो स्कूल है उसके बारे में बताया गया कि प्रत्येक ज़िले में ये होगा। सेकंड दिया गया इसमें प्राथमिक शिक्षा में
महिला टीचर की संख्या पर जोर दिया गया। अब यहाँ पर बताया गया जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन में जो फीमेल टीचर्स होते हैं उनकी जो रेशियो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्या होती है कि बच्चे को एक माता का जो लाड प्यार दुलार होता है वो दे सकती हैं। और बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो काफ़ी घबराए हुए होते हैं, काफ़ी डरे हुए होते हैं, तो उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए या फिर उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए यहाँ पर जो लेडी टीचर है उसको अपॉइंट किया जाता है। थर्ड दिया गया इसके अंदर 10th 12th और ग्रेजुएशन को पूरी तरह से लागू करना। फोर्थ दिया गया इसमें एग्जामिनेशन या मूल्यांकन में सुधार करना है, कि जो एजुकेशन का पैटर्न है उसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए या बच्चे उसको अच्छे से स्कोरिंग कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसके अंदर नाम POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसका जो निर्माण है वो किया गया था 1992 में, 1992 में इसका निर्माण किया गया था। ये NEP 1986 के प्रावधान को लागू करने के बाद यह जानने के लिए कि ये किस हद तक सफल हुआ है, इसको POA लाया गया। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो NEP का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य थे, उनको अगर प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं, इन सब लक्ष्य के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उनको अच्छे से असेसमेंट करने के लिए, कि उनका मूल्यांकन करने के लिए कि किस हद तक यह लागू हो पाया है और उसमें कितना और हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो पॉइंट नंबर 9 है POA प्रोग्राम ऑफ एक्ट, ये डिजाइन किया गया। अब यहाँ पर दिया गया है पॉइंट नंबर 10। अब इसके अंदर बताया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब ये क्या था इसके बारे में जानते हैं। 1987 में प्रत्येक विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को 2 क्लासरूम बोर्ड और चौक और डस्टर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इसमें कम से कम 50% लेडीज़ टीचर के जोर पर प्रावधान दिया गया। अब यहाँ पर बताया गया जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन था, इसके अंदर क्या था कि क्लास को मैनेज करने के लिए क्या क्या जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए, जैसे कि चौक, डस्टर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नेसेसरी होती हैं। और इसके साथ साथ जो टीचर हैं उनकी फीमेल टीचर या लेडी टीचर की जो रिक्रूटमेंट है उसमें 50% उसको कंपलसरी करने पर जोर दिया गया, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर नेक्स्ट जो इसके अंदर सुधार किया गया या लागू किया गया आयोग, वो था राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 1909 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार नियम भारतीय संविधान द्वारा 4 अक्टूबर 1909 को इसे लागू किया गया, इसे पारित किया गया और यह 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया है। अब यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन मुफ्त प्रदान करने का जो रूल है या फिर कानून है वो बनाया गया, जो पारित किया गया। आगे दिया गया इसके अंदर 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें बताया गया है भारतीय संविधान में संशोधन करके 2002 में एक नया एक्ट 21A जोड़ा गया। इस तरह शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और भारत दुनिया का 135वां देश बना जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार नियुक्त किया गया है या एक्सेप्ट किया गया कंपलसरी एजुकेशन के रूप में। अब यहाँ पर बताया है कि जो राइट टू एजुकेशन था उसके बाद आया था जो शिक्षा का अधिकार। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6, उनमें से एक के रूप में इसको जो संपत्ति का अधिकार था उसके जगह इसको रिप्लेस कर दिया एजुकेशन के राइट्स के रूप में, ये यहाँ पर बताया गया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो जनरल एजुकेशन है या फिर नॉर्मल शिक्षा है उसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास में किस प्रकार से जनरल एजुकेशन है उसके लिए सुधार किए गए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे भारत में विशेष शिक्षा का इतिहास कि किस प्रकार से जो स्पेशल एजुकेशन है वो भारत के
एरियाज़ में डेवलप हुई और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा।